Now we will study about some concepts of our constitution. हमारे संविधान में कुछ important points जो हैं अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे. One of them is federalism. What is federalism? Federalism is a system of government in which the same territory is controlled by two levels of government. One is national and other is a state government. Basically, in federalism means power is divided or we can say that power is shared by national and state government. कि जो पावर्स हैं, जो शक्तियां हैं, वो स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा शेयर की जाती हैं. A political system in which powers to govern are divided between the center and states is called federalism. There are three levels of government in India. One, the central level, second, the state level, and the third is the panchayat level. Powers and authorities have been distributed between the center and the states. जो शक्तियाँ हैं वो सेंटर और स्टेट्स के बीच में बांटी गई हैं. Moving the draft constitution in the Constituent Assembly, Ambedkar said both the union and the states are created by the constitution. यूनियन और स्टेट दोनों ही संविधान के द्वारा बनाए गए हैं. बोथ डिराइव देयर रिस्पेक्टिव अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. दोनों को जो अधिकार, जो सम्मानता, जो रिस्पेक्ट है वो किससे मिली है? संविधान से मिली है. द वन इज़ नॉट सबऑर्डिनेट टू द अदर इन इट्स ऑन फील्ड. द अथॉरिटी ऑफ वन इज़ कोऑर्डिनेट विद दैट ऑफ अदर. इनमें से कोई भी ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, इन सबको आपस में मिल के काम करना है. The Constitution has made clear-cut provisions for the subjects on which the central and the state governments can pass laws. They came under different list of subjects and are called union list, state list और concurrent list. 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया और बताया गया किसके अंदर कौन सी पावर्स जो हैं वो आती हैं. सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, वॉर एंड पीस, ये सब यूनियन लिस्ट के अंडर आता था. सब्जेक्ट्स लाइक पुलिस, लोकल गवर्नमेंट्स, लैंड एट्सेट्रा, ये सब स्टेट लिस्ट के अंडर आता था. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्पेसिफाइज where each tier of government can get money from the work that it does. कौन से तरह के काम के पैसे कहाँ से मिलेंगे, किस तरीके से सरकारें ग्रांट्स और लोन्स देंगी. A resident of a particular state has to follow laws and policies made by the state government as well as those made by the center. उन्हें जो राज्य के लोग हैं, जो लोग उस राज्य में रहते हैं, उन्हें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए जो लॉज हैं उनको फॉलो, या जो पॉलिसीज़ हैं उनको फॉलो करना होगा. सेकेंड इज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. भारत की जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म की है. इन दिस सिस्टम द पार्लियामेंट इज़ अ सुप्रीम एंड इट रिप्रेजेंट्स द पीपल. पार्लियामेंट सबसे ऊपर है, वह लोगों को रिप्रेजेंट करता है. The legislature at the center is called the parliament or the Sansad. The parliament has 2 houses, one lower house and the upper house. Lower house is known as Lok Sabha and the upper house is known as Rajya Sabha. The parliament exercise supreme and sovereign powers. The union councils of ministers headed by the prime minister constitutes the real executive. मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. ये सब मिलके ही लोकसभा बनाते हैं. द पार्लियामेंट हैज़ द पावर्स टू अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर. पार्लियामेंट के पास इतनी शक्ति है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं उसमें कुछ नया ऐड कर सके. अमेंड का मतलब होता है कुछ नया ऐड करना, कोई नया एडिशन देना किसी लॉ के अंदर, लेकिन बिना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लॉ को छेड़े बगैर. बेसिक को नहीं छेड़ सकते. हाँ, कुछ समाज के साथ साथ सोशली कुछ चीज़ें नई आती रहती हैं समय के साथ, तो उनके हिसाब से कुछ नया अमेंड कर सकते हैं उसमें. ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द राइट टू वोट वॉज लिमिटेड. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज universal adult suffrage. In other words, all adult citizens have the right to vote to elect a representative. अंग्रेज़ों के शासन में क्या था कि सबको वोट डालने का अधिकार नहीं था, लेकिन अब हमारे संविधान के हिसाब से हर एडल्ट को जो 18 या 18 से अबव एज है उसको वोट डालने का अधिकार है. The adoption of universal adult franchise without any qualification either of sex, property, education or taxation was a bold experiment. लोगों के पास ये सब ना होते हुए भी उनको वोट डालने का अधिकार देना एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था देश के लिए. During that period, overwhelming majority of Indians were poor and illiterate. हालांकि उस समय पे लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे और पढ़े लिखे भी नहीं थे.
A section to conservative members of the assembly were spectacle about giving voting rights to the common masses, but Jawaharlal Nehru prevailed upon them. The leaders of the freedom struggle had immense faith in the capability of the common man. उस समय के जो फ्रीडम स्ट्रगलर्स थे उन्हें भरोसा था कि ये अधिकार लोगों को लिए बहुत सक्षम है, क्योंकि एक कॉमन मैन जो है उसमें इतनी पावर है कि वो अपने लिए, अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अपने कंफर्ट के लिए, अपने नेतृत्व के लिए एक नेता जो चुन सके. It was also hoped that granting of voting rights to all adult citizens would lead to social and economic equality, breaking of the barriers of caste and classes. और उनका ये भी मानना था कि अगर सब एडल्ट्स को वोट डालने का अधिकार होगा तो ये राइट टू इक्वालिटी को भी आगे बढ़ाएगा. इससे सबको समानता का अधिकार मिलेगा, बिना जात या पात या बिना क्लासेस या कास्ट के भेदभाव के सब वोट डालने जाएंगे तो सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा. Next is separation of powers. There are three organs of the government. One is executive, second is legislature, and the third is judiciary. The legislature consists of both the houses of parliament, Vidhan Sabha and Vidhan Parishad. The main task of legislature is to make the laws for the country and for the states. Legislator का main काम है laws का बनाना state और country के लिए. द एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स एंड द ब्यूरोक्रेट्स. जो एग्जीक्यूटिव है उसमें सारे मिनिस्टर्स या ब्यूरोक्रेट्स आते हैं और इसका मेन काम है इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना और लॉज को इम्प्लीमेंट कराना. द जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ ऑल द कोर्ट्स इन द कंट्री. जुडिशरी के अंडर सारी कोर्ट्स आती हैं देश की. इसका मुख्य लॉ है कि उन लोगों को पनिश करना जो इन लॉज को वायलेट करते हैं, जो नहीं मानते हैं. तो तीन थे मेन, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. लेजिस्लेचर वो जो लॉज बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव वो जो इम्प्लीमेंट कराते हैं, और जुडिशरी वो जो नहीं मानते इन लॉज को, उनको पनिश करते हैं. ठीक है. Some members of the Constitution Assembly were afraid that the executive might become too strong and unrestrained. They included many provisions in the Constitution to balance the power of three organs. Therefore, the Constitution has separated the three organs of government to prevent misuse of powers and privilege. Each organ acts as a check on the other organs of the government. The power and functions of each organ are clearly defined in the Constitution. No organ is subordinate to or superior to any other. ताकि मतलब मिस यूज़ ना हो पावर्स का, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी चीज़ें भी लिखी गई जिसमें जो हर डिपार्टमेंट की पावर्स थी वो डिवाइड कर दी गई, और हर डिपार्टमेंट के ऊपर दूसरा डिपार्टमेंट एज अ चेक काम करता था. लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि कोई डिपार्टमेंट किसी डिपार्टमेंट से ऊपर है या नीचे है. सब बराबर हैं, सब मिल के काम करते हैं, लेकिन एक दूसरे के काम की जाँच पड़ताल भी करते हैं. द फोर्थ थिंग इज़ फंडामेंटल राइट्स. हमारे मौलिक अधिकार. मॉडर्न स्टेट गिव सर्टेन बेसिक एंड फंडामेंटल राइट्स टू इट्स सिटीजन. हर स्टेट या हर देश अपने लोगों को कुछ अधिकार देता है, कुछ मौलिक अधिकार देता है. दीज राइट्स आर असेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. ये एक जन की प्रगति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी अधिकार हैं. The fundamental rights are contained in Chapter 3rd under Article 1432 of the Indian Constitution. They protect citizens against misuse of powers of the state. इसके पीछे मुख्य कारण ये भी था कि अगर जो गवर्नमेंट बॉडीज़ के द्वारा कुछ भेदभाव किया जा रहा है लोगों के लिए, तो वो लोग उसके प्रति आवाज़ उठा सकें. They also guard against the arbitrary and absolute exercise of power by the state. These rights are justiciable and inviolable. If any of these rights are violated by any individual or any organ of government, the affected citizen can directly approach the High Court or the Supreme Court. अगर किसी भी सरकारी व्यक्ति या सरकारी डिपार्टमेंट द्वारा लोगों के प्रति इन अधिकारों को तोड़ा जाता है या वायलेट किया जाता है, तो कोई भी इंसान सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके इसके प्रति आवाज़ उठा सकता है. एज क्लेम्ड the fundamental rights have been called the conscience of the Indian Constitution. इसे conscience भी कहा जाता है भारतीय संविधान का. As claimed by Dr. B.R. Ambedkar, the fundamental rights have two objectives. B.R. Ambedkar जी के हिसाब से fundamental rights के दो मुख्य कारण थे. फर्स्ट, सारे लोगों को अपनी पोजीशन क्लेम करने का अधिकार है, और दूसरा, कोई अथॉरिटी जो है वो अपने पावर्स का, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं या प्राइवेट अथॉरिटीज़ हैं, वो अपनी पावर्स का मिसयूज़ ना करें.
आर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द फॉलोइंग 7 फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार लिखे गए हैं। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। उनमें से सबसे पहले है राइट टू इक्वालिटी। Equality before law. All are equal before the law. All citizens are equally protected by law without any discrimination. There is a rule of law in India. सब लोगों को बिना किसी भेदभाव के पक्षपात किए बिना, डिस्क्रिमिनेट किए बिना सबको समानता मिले, ये हमारा अधिकार है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ ओनली ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम. No citizen shall be discriminated or any of the above grounds with regards to access to shops, hotels, use of wells, tanks, ghats, roads, parks and public resorts. किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, कहाँ पैदा हुआ, किस वर्ण में हुआ, क्या रंग है, महिला है, पुरुष है, इन सब चीज़ों का भेदभाव नहीं होना चाहिए और उनको पब्लिक प्लेसेस पे इक्वल अधिकार है। होटल्स, वेल्स, टैंक्स, घाट्स, रोड्स पे इक्वली ट्रैवल करने के अधिकार है, हर जगह जाने का अधिकार है, सबको इक्वालिटी का अधिकार है। और थर्ड पॉइंट था अपॉइंटमेंट टू द गवर्नमेंट और पब्लिक सर्विसेज। जितनी भी पब्लिक या गवर्नमेंट सर्विसेज है सबको नौकरी पाने का अधिकार है। जो सक्षम है उसे जॉब मिलेगी, जो एलिजिबल है उसको जॉब मिलेगी। हाँ, कुछ जगहों पर वीकर सेक्शन, जो माइनॉरिटी सेक्शन के पीपल थे, उनके लिए रिजर्व कोटाज रखे गए ताकि उनको भी मेजॉरिटी के बराबर आने का हक मिले, उन्हें अनइक्वालिटी का सामना ना करना पड़े। Abolition of untouchability. Article 17 says untouchability is abolished and its practice in any form of forbidden. It has been declared a punishable offense. जो छुआछूत का पहले बहुत चलता था कि ऊंची जात वाले लोग कहते थे कि अगर छोटी जात वाले लोगों ने उन्हें छू दिया तो वो अशुद्ध हो गए, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, इसको ख़त्म किया गया। और अगर ऐसा कोई कुछ करता है तो उसको भी ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, इसके प्रति उन्हें दंड मिलेगा। Abolition of titles. Titles given by the government during the British rule have been abolished. Titles like Shri Rai Bahadur Rai Sahib, Khan Sahib, Khan Bahadur etc. cannot be conferred on a person. The government can honor its citizen by giving military or academic titles on the basis of merit. जो पहले होते थे ना कि खान साहब या फिर जिम्मेदार साहिब या कुछ इस तरीके के लोगों को टाइटल्स दिए जाते थे कि राजा साहिब, तो वो सब ख़त्म कर दिए गए। कोई राय बहादुर नहीं है, कोई राय साहब नहीं है। पहले की गवर्नमेंट क्या थी, ब्रिटिश रूल में ऐसे टाइटल्स दे देती थी जिनसे उनके पास पावर्स आ जाती थी, वो सब ख़त्म कर दिए गए। अगर अब पावर्स दी जाएंगी तो मेरिट के बेसिस पे उनके कंपनी में उनके काम के बेसिस पे उनको अप्रोच की जाएंगी वो। नेक्स्ट है दूसरा अधिकार है राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का अधिकार। द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की आज़ादी। द फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, कहीं भी लोग इकट्ठे हो सकते हैं बिना हथियारों के। द फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, संगठन बनाने का अधिकार, आज़ादी। द फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत में कहीं भी आने जाने की आज़ादी। द फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, देश के किसी भी कोने में जाके बसने की आज़ादी। द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, द ट्रेड और बिजनेस एज पर वंस चॉइस, कोई भी काम धंधा नौकरी करने की आज़ादी अपनी इच्छा के अनुसार। ऑल दीज फ्रीडम्स आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बाय द गवर्नमेंट इफ़ दे थ्रेटन द पीस, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग नेशनल एमरजेंसी, फुली और पार्शियली सस्पेंडेड। बिना देश को नुकसान पहुँचाए हमें ये सब करने की आज़ादी है जिनकी हमने बात करी। ओके, द थर्ड लॉज इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन के प्रति अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बेसिकली क्या था बेटा, कि किसी के प्रति मतलब ऐसा अधिकार कि उन्हें कोई एक्सप्लॉयट ना कर सके, दबा ना सके। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स फोर्स्ड लेबर वर्क विदाउट पेमेंट और मैगर एंड इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड चिल्ड्रंस, औरतों और बच्चों की जो ट्रैफिकिंग होती थी उसको रोका गया। एक्सप्लॉयट ना हो, कोई भी जन के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार ना हो, इस चीज़ को रोकने का भी एक अधिकार था। जैसे फैक्ट्रीज और माइंस में 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों से काम ना कराया जाए। अगर किसी से कोई काम कराया जा रहा है तो उसे उतना न्यूनतम जो उसकी मात्रा है, जो पैसे जो उसके बनते हैं उस काम के हिसाब से उसे वो दिए जाएं बिना उसे एक्सप्लॉइट किए।
द फोर्थ इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार. फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड राइट टू फॉलो, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन, किसी भी धर्म को मानना, उसके प्रति अपनी भावना रखने का अधिकार. फ्रीडम टू एस्टैब्लिश एंड मैनेज इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, किसी भी धर्म को लेके या किसी भी चैरिटेबल संस्थान बनाने का अधिकार. द गवर्नमेंट वुड नॉट चार्ज अ टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, सरकार किसी प्रकार का टैक्स नहीं लेगी किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने पे. किसी भी रिलीजन को अगर प्रमोट किया जाए उस पर कोई भी टैक्स जो है वो नहीं दिया जाएगा. रिलीजियस एजुकेशन कांट बी इम्पार्टेड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मेंटेन्ड होली और पार्टली बाय द स्टेट, कोई भी मतलब धार्मिक शिक्षा का जो विद्या के साथ कोई लेना देना नहीं होगा. ऑल द प्रोविजंस अंडर द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम्स आर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी, इन सब अधिकार दिए गए ताकि सब लोगों को अपना धर्म मानने का अधिकार हो, अपने धर्म के प्रति अपना समर्पण देने का आज़ादी मिले. फिफ्थ इज़ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. Article 29 and 30 protect the religious and cultural rights of the religious minorities. They have a right to preserve their language, script and culture. All minorities have right to establish and administer educational institutions of their choice. The state shall not discriminate against such institutions while granting aid on ground that they are managed by religious community. धर्म मतलब जो माइनॉरिटीज़ थी ये मुख्य उनको अधिकार था, उन्हें पढ़ने का, शिक्षक संस्थान बनाने का पूरा पूरा हक है. वो अल्पसंख्यक है, इसका मतलब ये नहीं कि बहुसंख्यकों द्वारा उन्हें दबाया जाएगा. इवन सरकार को भी उन्हें सपोर्ट करना होगा. द सिक्स्थ इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, इसका मेन जो रीज़न था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ का क्या था कि हर इंसान को अगर उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, उसे वायलेट किया जाता है, तो वो कोई भी इंसान सुप्रीम कोर्ट जाके अपने अधिकारों ना मिलने पर केस कर सकता है, अभी अधिकारों की मांग कर सकता है. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द सिटीजन्स हु थिंक दैट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन डिनाइड टू देम कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट और एन हाई कोर्ट टू रीस्टोर दीज राइट. इट इज़ कॉल्ड द सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब इस जो अधिकार को सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि जिस जन को, जिस इंसान को उसके अधिकार नहीं मिल रहे, वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने अधिकारों के प्रति आवाज़ उठा सकता है, अपने प्रति न्याय मांग सकता है. The seventh and the last is the right of children to free and compulsory education, or we can say that right to education. हर बच्चे को फ्री शिक्षा का अधिकार. Article 21A added as a new article by the Constitution Act 2002 provides for free and compulsory education. ज़रूरी और फ्री एजुकेशन, ज़रूरी भी है और फ्री भी है हर बच्चे को एजुकेशन देना जिसकी उम्र 6 से 14 साल तक है. बाय कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस अमेंडेंट एक्ट, द RT एक्ट, इंडिया बिकम वन ऑफ द 135 कंट्रीज टू मेक एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट और एवरी चाइल्ड. इस अधिकार को पास करने के बाद भारत उन 135 कंट्रियों में आया जहां विद्या को एक इम्पॉर्टेंट हक या एक बहुत ज़रूरी अधिकार जो है वो माना जाता है. इन पार्ट 4th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव बीन एक्सप्लेन्ड. द आइडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड. ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया राइट टू एजुकेशन वाला जो कॉन्सेप्ट था. These principles are in the nature of a direction to state to create social and economic equality. These are also aimed at removal of poverty of masses. They include a number of values and principles of Mahatma Gandhi, but these directives are not enforceable by the courts. These serves as a guide to the various organs of the state to frame and implement laws as to set up of a welfare state. इन सब चीज़ों के पीछे देखो मुख्य कारण एक ही था ताकि लोग सुख शांति से समृद्धि से रह सकें और अपने अधिकारों को पा सकें. ठीक है. The next concept we will study is secularism. The term secular was added to a preamble by the 42 amendment to the Constitution in 1976. So what is secularism? ये मतलब सेकुलरिज्म क्या था कि बिना धर्म के भेद, धर्म को बीच में ना लाया जाए. धर्म अपनी जगह है लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं उनको बिना किसी धार्मिक बिलीफ के काम किया जाए. ठीक है. ये था सेकुलरिज्म. द बिलीफ दैट रिलीजन शुड नॉट इन्फ्लुएंस और बी इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी. ओके.
The inclusion of these words means that the state has no religion of its own. It neither favors nor discriminate against any particular religion. यानी कि किसी भी राज्य का कोई धर्म नहीं है, वो धर्म को बीच में नहीं लाएगा, किसी भी प्रकार का धर्म को बीच में लाके भेदभाव जो है वो नहीं किया जाएगा. The state allows freedom of conscience, faith and belief to all. Every citizen is allowed freedom of mode of worship and to practice any propagate any religion. किसी भी राज्य में किसी धर्म को लेके मतलब ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी. किसी भी राज्य के किसी भी जन को अधिकार है अपना धर्म मानने का. Okay. The 42th Amendment Act 1976 included a section on the fundamental duties which are 10 in number. It is the duty of every citizen of India to perform these duties for the well-being of the society and the country. अब जो राइट्स थे वो लोगों को दिए गए, लेकिन अब कुछ लोगों की भी ड्यूटीज़ थी अपने देश के प्रति. वो क्या थी? We have discussed why a country needs a constitution and what it's important. We have also glanced saw certain key features of the Indian constitutions. They have been explained in brief because they involve complicated ideas which need to be understood and appreciated in higher classes. ओके अब मतलब इसमें लास्ट हमें यही बताया गया कि बहुत सारे ऐसे अधिकार जो लोगों को दिए गए, लेकिन कुछ लोगों की भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनती हैं अपने देश के प्रति, तो लोग उसको भी पूरा करें. एंड ऑल एंड ऑल इस चैप्टर में हमें बहुत शॉर्ट तरीके से बताया गया कि हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं. आगे की क्लासेस में हम इसकी बहुत ज़्यादा हायर स्टडी करेंगे, लेकिन इसमें हमें एक शॉर्टेज बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया ताकि हमें पता हो कि हमारा भारत का संविधान क्या है और कैसा है. ओके, थैंक यू.